पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर थी, उन्होंने जब हमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो पूरा एक लेक्चर था हमारे बारे में, हमारी मुखालफत में। और जिस जगह पे, जिस क्लास में एक टीचर स्टूडेंट्स को अहमदियों के ख़िलाफ़ बता रहा है हर बात, तो वो स्टूडेंट्स क्या पिक कर, उसमें हम लोग भी बैठे होते हैं। आपको वहाँ पे बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होके, बिल्कुल बर्दाश्त करके बैठना बहुत मुश्किल होता है कि ना वहाँ पे बहस कर सकते हो अगले के साथ, बिकॉज यू आर अलोन। अगर कोई डिस्कशन हो रही है, लड़कियां या लड़के डिस्कस कर रहे हैं विदाउट बीइंग नोइंग कि मैं अहमदी हूँ, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उस डिस्कशन से साइड पे हो जाऊँ। सारे बोलते थे कि ये तो कादियानी है, ये तो काफिर है। कुछ लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके पास से गुजर जाते थे। और उसके अलावा बात ही लोग कम करते थे। बहुत मुश्किल था क्लास में सरवाइव करना। बिकॉज एक टाइम ऐसा आया था, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी है रायवंड के पास कॉमसाट्स, तो वहाँ पर तबलीगी जमात का इंसिडेंट बहुत है, आपको पता ही होगा। तो जिसकी वजह से वी हैड मेनी स्टिकर्स इन एवरीवेयर, इन कैफेज, इन क्लासरूम्स, इवन ऑन द डाइस, ऑन द टेबल, ऑन द वाइट बोर्ड, एवरीवेयर स्टिकर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, हम काफिर हैं, हमारे से बात करना इस्लाम की गद्दारी है। हॉस्टल के गेट के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ था और मैं 2-3 महीनों से वो स्टिकर देख रही थी। तो उस दिन भी इसी तरह हुआ। मैं यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल में आ रही थी। पहले मैं हॉस्टल एंटर हो गई, फिर मैंने कहा नहीं आज मैं उतार देती हूँ, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। तो बहुत वियर्ड है कि मैं कुछ कर तो सकती नहीं, एक नेगेटिव थॉट को तो रिमूव कर सकती हूँ। तो मैंने हॉस्टल के गार्ड को कहा कि अंकल मुझे कुर्सी मिलेगी। तो मैंने बस उनसे कुर्सी ली और मैं उसके ऊपर चढ़ के मैंने स्टिकर उतार दिया। तो जब मैं उतार के मैंने अंदर जा रही थी वापस, मेरे हाथ में था, तो वो गार्ड मुझे बोलना शुरू हो गए, ये आपने क्या किया। वो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, आपने बेहुरमती की है, आपने ये किया है, आपने वो किया। मैंने कहा इसके ऊपर, मैंने कहा हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं, फ़िरका वारियत फैलाने नहीं आते। एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने बोली और मैंने कुछ नहीं कहा उनको। वो बोलते रहे, मैं चुप करके अंदर आ गई। मुझे नहीं पता चला कि पीछे उस गार्ड ने इतना ज़्यादा शोर क्रिएट किया कि किसी और लड़की को हॉस्टल में जाने ही नहीं दिया और सबको बताता रहा कि उसने बेहुरमती की है, उसने फाड़ा है, उसने ये फाड़ा है, उसमें आयत लिखी हुई थी उसमें, जबकि उसके ऊपर ना कोई आयत थी ना कोई हदीस थी। उसके ऊपर लिखा हुआ था, फितना मरज़ियत के ख़िलाफ़ काम करने वाले की पुश्त पर नबी का हाथ होता है।
ज़्यादा टाइम इकट्ठा हो गया। सब रूम के बाहर आके मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, काफिर है, इसको कल हम यूनिवर्सिटी में पूछेंगे, कल इसको लड़के निबड़ेंगे, वट एवर द पॉइंट, जो भी अब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज़ करना चाह रहे थे उन्होंने की। सारी लड़कियां थी और वो उन्होंने विद इन द पैसेज ऑफ टाइम अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स में उनके क्लास फेलोज़ वगैरह या उनके फ्रेंड्स थे उन सबको बता दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आपके साथ वरना बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि फिर सिचुएशन बहुत फ्लेयर अप हो जाएगी। आप पूरे हॉस्टल में, हम लोग सारी लड़कियों को कॉमन रूम में इकट्ठा करते हैं, आप उनसे एक दफ़ा अपोलोजाइज़ कर लें। फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टूड अप एंड आई सेड कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने जो किया मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए था, दैट वाज माय फॉल्ट, लेकिन मेरा अक़ीदा मजरूह हो रहा है, वो मैंने स्टिकर उतारा बिकॉज मुझे बुरा लग रहा था, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। तो कहते कि भाई इसका तो कोई भरोसा नहीं है, इसने तो वहाँ जाके भी कुछ उल्टा बोल देना है। सो बेटा आप ऐसा करो, अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अभी अपने रिलेटिव की तरफ लाहौर में चले जाओ, वहाँ पर आप रह लो। उनको बुला लिया। FIR जो होती है हमारे अगेंस्ट इस मामले में, उसका भी काफ़ी सिचुएशन थी, बिकॉज ऑन द ओनली विटनेस वाज द गार्ड। तो आई डोंट नो कि वो फिर किधर गई और उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया गया, बट फॉर दैट आई हैड टू बी इन अ हाइड आउट फॉर अबाउट 15 डेज़। मुझे ना मैं घर में थी ना मैं अपने किसी रिलेटिव की तरफ थी, मैं 15 डेज़ एक हाइड आउट में रही थी ताकि मैं ट्रैक डाउन ना हो सकूं। अगर किसी की बदकिस्मती की इंतहा ना हो चुकी हो कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, आओ लोगों सुनो कहानी, एक धलांती कादियानी, एक धलांती कादियानी, दावा था उसका इस्लामी, काम थे उसके सब शैतानी। आओ लोगों सुनो कहानी, एक धलांती। पहले तो हम स्कूल में ही पढ़ते थे, मसलन कोई ऐसा वो शो नहीं किया उन्होंने कि हम अहमदी हैं। हाँ, ये इतनी नफ़रत करते थे कि वो हमारे साथ बैठना नहीं, इस्लाम नहीं लेनी, तो खाना पीना नहीं, क्योंकि वो कहते थे हमें तुम काफिर हो। 28 जनवरी 2009 तकरीबन टाइम होगा 9 AM के करीब, टेस्ट दे रहे थे बायोलॉजी का। तो इस दौरान एक लड़का आया मकसद के वाशरूम, हमसे तकरीबन कुछ 200-250 गज़ जो है ना दूर थी, सामने जो मॉस्क में इंसिडेंट हुआ है वहाँ से एक लड़का आया। उसने आके बताया यार इस तरह जो है ना वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मरज़इयों के लड़कों ने, मकसद के हमारा आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नाउज़ुबिल्लाह गंदगी से वाशरूम में लिख के आया, तो आप ये ब्लेम कर रहे हैं। उस वक्त हमें कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन सा वाक़या जो इतना बड़ा हमारे साथ जो हमारी लाइफ चेंज कर देगा, हमें उस वक्त कोई पता नहीं था। उन्होंने बाकायदा मस्जिद में ऐलान करवाया कि जो कादियानी हैं उन्होंने तौहीन रिसालत की है, तो सारे जो मुसलमान भाई हैं वो इकट्ठे हो जाएं। 4 बजे के करीब उन्होंने शक की बिना पे ना हमारे ऊपर FIR दर्ज की। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा छापे मारे, काफ़ी अहमदियों को, छोटे बच्चे 5 साल से बच्चे से लेकर 60 साल एजड बंदे तक उन्होंने सबको अरेस्ट किया। अभी तक तो यौन जेल के थाने पे आवाज नहीं थी, हम जो इस्लामाबाद हमें जानी पहचानी शख्सियत। देखिए जी, मस्जिद के वाशरूम में आने जाने वालों ने देखा, तो अब दो बात यह है कि कोई मुसलमान जो मुसलमान है वो तो ये अल्फाज लिख नहीं सकता। लामाला पर इलाके में हम देखेंगे तो कौन ऐसा आदमी है जिसको हजूर की ज़ात से दुश्मनी है, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ किसी को दुश्मनी होगी तब वो मेरे ख़िलाफ़ कुछ लिखेगा ना। तो लामाला जो हजूर का कोई दुश्मन है उसने ये अल्फाज लिखे हैं, तो यहाँ पर मिर्ज़ाइयों के अलावा और कोई दुश्मन आप सल्लम का नहीं है। तो मैं जेल में था, मुझे टाइफाइड हो गया,
तो मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि यहाँ तक कि मेरे सर के बाल ये गिर गए थे, सारे बाल गिर गए थे। मेडिसिन नहीं देते थे। सारा दिन 7 फुट का एक कमरा है, उसमें ही वाशरूम है, उसमें ही बैठना है, उसमें ही खाना खाना है। उसी जो एक कम्बोर्ड की टूटी थी ना, नल थी, उसी में से बर्तन धोने हैं। यहाँ तक उन्होंने कि हालांकि दूसरे कैदियों के बर्तन जो थे वो बाहर जाते थे उनको धोने के लिए, हमें कहते थे तुम काफिर हो, तुम्हारे बर्तन जो है ना वो नापाक हैं, इसीलिए ये हम नहीं कर सकते। ख़त्म नबूवत का जो लड़का था उसकी सजील के साथ लड़ाई होती रहती थी और उसने काफ़ी दफ़ा सजील को कहा था कि तुमने यहाँ से हमारे कूलर से पानी नहीं पीना, हमारी क्लास में तुमने नहीं आना। तो सजील जो था मेरा भाई, उसने ये सब छोड़ दिया। कि मुझे तो इस 295C का पता है कि इसका क्या सज़ा होती है, और अगर सज़ा ना भी हो तो जो इसके इल्ज़ाम लग जाता है उसके साथ क्या होता है। मैंने सजील को समझाया, मतलब मैंने कहा कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हो चुकी है। और सजील जो था वो एजुकेशन से भी एक किस्म का हट गया था। मैं जो था कॉलेज जाना मैंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो रास्ते में मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे और हम एक किस्म के एक घर में कैद होकर रह गए थे। तो उस वक्त मतलब सजील को फ़ैसला ये किया गया कि यहाँ पे रहना इसका ख़तरे से खाली नहीं। बाज़ नौजवान वो ईसाई हैं या कादियानी, वो बहर ममालिक में जाने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं कि कहीं हुज़ूर सवारे कायनात की शान में गुस्ताखी की, कहीं कुरान पाक को जला दिया, कहीं अहादीस नबविया की गुस्ताखी की। तो उसमें फिर ये होता है कि उनके ख़िलाफ़ हमारी कोशिश होती है कि FIR हो और फिर अदालत के ज़रिए हम उन्हें सज़ा दिलवाएँ। जब जो ही FIR करती है वो FIR लेकर वो बरतानिया, कनाडा, जर्मनी और दूसरे ममालिक के सफारत खानों में चले जाते हैं कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें बहर का वीज़ा दिया जाए। तो वो जानबूझकर इस किस्म की हरकतें करते हैं जिससे इश्तियाल पैदा होता है। तो हमारी तरफ से इश्तियाल नहीं है, इश्तियाल उनकी तरफ से होता है। सबसे पहली बात तो यह मैनेज किस तरह किया जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, कहीं भी कोई इशू लेके एक अहमदी के ख़िलाफ़ लोग पुलिस में चले जाते हैं कि ये हो गया। हम अपने लेवल पे, वहाँ लोकल लेवल पे जहाँ का ये वाक़या हो, हमारी इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आप कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये ऐसी बात नहीं है, उसको पुलिस तक असल बात पहुंचाई जाए, वहाँ के इलाके के लोगों को कन्विंस किया जाए। इस तरह हम उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, करते भी हैं। लेकिन आम तौर पे ये पुलिस भी और बाकी भी उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना के अल्टीमेटली वो केस दर्ज कर लेते हैं। अल्लाह रसूल की पाकिस्तान में दुनिया में इस वक्त जो बगावत, अदावत, मुखालफत हो रही है, वो एक कादियानी गिरोह है। जब हमने अहमदियत कबूल की उसके बाद ससुराल वाले और मेरे मेके वाले भी सब पेरेंट्स, उन्होंने हमारा सोशल बाइकाट कर दिया। कोई मिलता नहीं था, इवन के बर्तनों को हाथ तक भी नहीं लगाने देते थे हमको कि आप लोग मुर्ताद हो गए हैं। यूँ हुआ कि 17 रमज़ान मुबारक में राना साहब के भाइयों ने और फिर उनकी बहन उधर फैसलाबाद में होती हैं, उन्होंने कुछ मेरे पेरेंट्स का हाथ था, उन्होंने सब ने मिल मिला के तो ये मौलवियों का एक पैनल बुलवाया था कि इनको आके मुसलमान करो। मौलवी थे खानगा डोगरा के, ज़िला शेखुपुरा के, शर्कपुर के, कोट अब्दुल मालिक के, फरुखाबाद के, कम से कम भी तो 18-19 लोग थे जो मौलवी आए थे ना, और उनके साथ जदीद असला और गन मैन्स आए। तो पहले तो उन्होंने मस्जिद में आके ना अहमदियत के ख़िलाफ़ और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिनकी हमने बैत की हुई है उनके बारे में गलीज़ गालियाँ दी, उनको गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जो कि माइक में थी और हम घर बैठे सुन रहे थे। और पूरे गाँव में एक हमारे घर अहमदियों का था ना,
तो वो पहले तो इस तरह से करते रहे, उसके बाद फिर उन्होंने वाजिबुल कत्ल करार दे दिया बच्चों को, मुझे, और कहा कि अगर अहमदियों की इज़्ज़तें लूट ली जाएँ तो जायज़ है, और अगर इनकी जायदादें कब्ज़ कर ली जाएँ, जब्त कर ली जाएँ तो भी जायज़ है। मतलब सब कुछ इस तरह कहा कि बाद में उन्होंने कहा कि अगर आज तक ये बाप बेटा बीवी बच्चे सब जिंदा हैं ना इस गाँव में, तो गाँव वालों की ईमानी कमज़ोरी है। फायरिंग की आवाज़ आई जब, तो मैंने जबरान को कहा, अभी ये छोटी असरा ना पाँव चलना शुरू हो गई हुई थी, मैंने कहा देखो बाहर असरा निकली थी, फायरिंग की आवाज़ पता नहीं क्यों आ। अभी ये बात क्या कि जितना ये दरवाजे का फासला, इतनी दूर मेरा बेटा कमरे से बाहर निकला ना, अभी इसको गेट से बाहर निकलना था, तो स्कूल के बच्चे आगे से भागे आ रहे थे और उनके ये कफ और सारा खून से भरा हुआ था हाथ, और कहते हैं बिल्लू भाई सर को 2 मौलवी आए थे और गोलियां मार गए। First they strangle somebody, they strangle, and when they strangle the eyes pop out, and when the eyes pop out they say that beat him, he is staring at us. So that is all happening to our community. So they are strangling us and then they say that beat them, because we are not relenting to their pressure. अचानक शोर की आवाज़ हुई, मैंने बाहर आकर देखा कि मेरे वालिद साहब शदीद ज़ख्मी हैं और वो एक मुल्ला उनसे छुरियों को वार कर रहा है तेज़ी से। मैं बाहर आया और मैंने बचाने की कोशिश की और मेरे वालिद साहब तब तक अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और मुझे वो शदीद ज़ख्मी कर गया। वो उस घर में तो अब रह ही नहीं सकते, क्योंकि उधर हमारी आंखों के आगे हर वक्त वही सीन आता था। दूसरा वहाँ ख़तरा भी था हमें कि इनके पापा को मारा है, कल को बच्चों को साथ भी ना यही करें। सेल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग कोई ख़रीदता नहीं, कहते हैं इधर नेमतुल्लाह मरज़ई की रूह रहती है, हमने नहीं ख़रीदना। रिसेंटली इस्लामाबाद जॉब में गया था, जॉब थी मेरी उधर, तो उधर वो मस्जिद लाल मस्जिद है ना, उधर के मुल्ला थे, वो पहले मुझे तो वो गुरु को देखते थे, मैंने अवॉइड कर दिया उनको। और एक दिन उन्होंने आके पूछ लिया कि तुम वही हो जो नारवाल में बंदा एक कत्ल हुआ था, उसके तुम क्या लगती हो? तो पहले तो मैं घबरा गया, मैं क्या, मैं उनका बेटा हूँ। तो 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, उसके बाद मैं उधर इस्लामाबाद से आ गया। पहले कपड़े का बिज़नेस शुरू किया ना, तो वो हमारा इसलिए नहीं चला कि हम अहमदी हैं और लोग कहते थे कि ये मरज़ई है, उनकी दुकान पे हमने नहीं जाना। इसी वजह से पहले हमारा शोरूम था फर्नीचर का, तो काफ़ी हमने ना बड़ा शोरूम डाला था, तो वो भी नहीं चला इसी वजह से कि हम अहमदी हैं। So government should take control and stop those who are spreading the hatred. Even these pamphlets where they had openly written that Ahmadis are liable to be killed. There are contact number. They write contact number and nobody's ever apprehended them. इलाके में बाज़ दफ़ा हम जो है वो एक ब्रोशर निकाल लेते हैं कि मुसलमान जो है वो बचें इन लोगों की मशरूबात, कि इनके दुकानें कौन कौन सी हैं, ताकि उनके साथ हम सेल्स जो है ना वो बाइकाट किया जाए। तो इस तरह के हमने कई ब्रोशर ऐसे निकाले कि इनकी तमाम डिटेल दुकानों की बनाकर वो आवाम में हमने तकसीम की है। हमारे साथ कई मसाइल हैं, हमें सिक्योरिटी के भी इशू हैं, हमें आम एक मौलवी से भी इशू हैं जो शायद दहशतगर्द ना हो, उसका इन चीज़ों से ताल्लुक़ ना हो, लेकिन चूंकि नज़रियाती तौर पे एक मुखालिफत है तो वो एक सिलसिला चलता है। जो अखबार छापते हैं उसके पेशानी पर हम लिखते हैं कि ये अखबार अहमदी आबाद की तालीम और तरबियत के लिए, ये इस तरह लिखा। हम किसी गैर को ये अखबार जारी नहीं करते, इशू ही नहीं करते, उसको देते भी नहीं। अगर कोई शख्स जो जमात अहमदिया से ताल्लुक़ ना रखता हो, वो अगर हमें कहे कि मुझे अखबार भेजने ख़रीदारी कबूल करे, हम तब भी उसको नहीं देंगे,
और उससे दरख्वास्त करते हैं कि तुम किसी अहमदी से अखबार लेके पढ़ लो, नेट पे पढ़ लो, हम तुम्हें अखबार नहीं दे सकते क्योंकि इसके नतीजे में फसाद फैलता है, तुम भी पकड़े जाओगे, कोई शिकायत कर देगा और कहेंगे जी अहमदी तबलीग करते हैं। गैरों ने हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हुई हैं, जमात के जिन लोगों को उन्होंने हिट लिस्ट पे रखा हुआ है कि ये दहशतगर्द हैं, जमात के जो लोग दहशतगर्द हैं उनके हिट लिस्ट पे उन्हें मेरा नाम भी शामिल है और इसी तरह जो म्यूनसिपल एडिटर साहब थे उनका नाम भी शामिल है। इससे ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं वो उनकी हिट लिस्ट में शामिल हैं कि इनको भी हमने जिस वक्त भी हमारा दाव लगा इनको भी हमने पार कर देना, ख़त्म कर देना। जब कानून हमारे साथ ताउन करता है, मुल्क के थाने कचहरियाँ वो हमारे साथ क्या वो कानून के साथ ताउन करती हैं। तो हमें इसलिए हम अपने दोस्तों को हर जगह ये कहते हैं कि भाई अगर कोई कादियानी कहीं गड़बड़ करता भी है तो उसे आप अपने हाथ से उसे कोई सजा न दें, उसे कोर्ट से सजा दिलवाएं। I challenge anybody to study that proposition historically, to study that scientifically, and we shall definitely come to a conclusion that this division of the society, this schism between the society is the direct result of this step taken by Zulfikar Ali Bhutto when he declared one party interfered in the religious matters. Then it is that the extremist forces got the upper hand. फोर्थ पेपर पे उस लड़की ने मेरे से पूछा है, पेपर दे के निकली थी तो उसने मुझे कहा कि तुम एमडी हो। मैंने कहा हाँ जी। इस बात पे उसने कहा कि तुमने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, जैसा पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जो मैंने उससे छुपाई है। तो उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बात के बारे में। मैंने कहा आपने कभी मुझसे पहले पर्सनली पूछा ही नहीं, बस इतनी बात हुई है। तो उसने इर्द गिर्द जो लड़कियां थीं, ग्रुप में थीं, उसने मतलब काफ़ी बोलना शुरू कर दिया कि ये एमडी है, इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, इसको मार देना जायज़ है। पाकिस्तान में इन्होंने कहा जी आप मीनारे ना बनाएं, आप पे मीनारा नहीं बना सकते क्योंकि ये मुसलमानों का हक है और आप लोग मुसलमान नहीं हो। बल्कि बाज़ वो जिन पे पार्टीशन से पहले के मीनारे बने हुए हैं यहाँ पे, और बाज़ वो 74 में इन्होंने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया और उससे पहले की मौजूद हैं। लाहौर की मिसाल ले लें, वहाँ उन्होंने कहा कि ये मीनारा तोड़ दें क्योंकि आम सादा लोग मुसलमान को ये लगता है, ये एप्लीकेशन है उनकी, वो इसको मुसलमानों की मस्जिद समझ के अंदर चला जाता और वहाँ जाके उसको वो अहमदी जो है वो फंसा लेते हैं। ये इनकी एप्लीकेशन है। यहाँ ये पे मीनारे नहीं बनाने देते। जब स्विट्ज़रलैंड में मसाजिद पे मीनारों का इशू चला था तो वहाँ जो इन्होंने इनके टीवी चैनल्स ने यहाँ पे जो मसाजिद वहाँ की दिखाई वो अहमदियों। स्विट्ज़रलैंड में अगर मीनारा इनको दिखाना पड़ा तो वो महमूद ज़्यूरिक जो अहमदियों की उसको दिखाया। We believe we are I mean, no matter what the law of the land says, but that is what we believe in, and that is the irony of the whole situation is that we are not being allowed to speak loudly or say the whole thing in public. Can you imagine that a governor has been killed and not a voice heard because everybody is now has shrunk back, has gone back into a shell. So civil society and the silent majority of the intelligentsia has to come out of their shell. When that change comes, it will not be very difficult for the laws to change. जब जज साहब ने हमारी एज देखी, 15 साल थी, किसी की 16 साल थी, किसी की 17 थी, तो उन्होंने कहा कि पूरे गांव में उनको यही लड़के नज़र आए थे, और भी तो लड़के वहाँ खेलते थे, पढ़ते थे, गैर अहमदियों के लड़के थे, तो उन पे क्यों नहीं ये केस किया गया। फिर उन्होंने हमारी बेल ली थी। मैं उनको नसीहत ही कर सकती हूँ कि बेटा आप लोग फॉर द फ्यूचर अपने आप को देखो कि आइंदा आपसे कभी कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। कोई हम तो फिर यही कर सकते हैं ना, इस केस में चाहे आपका कोई कितना भी फ्रेंड हो, वो आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। जब इस चीज़ की बात आ जाएगी, हम किसी कोर्ट में भी जाएंगे, कोई हमारे हक में बोलेगा तो नहीं।
किसी का दिल नहीं करता कि वो अपना शहर, अपना वतन छोड़ के जाए, लेकिन जब ये हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं तो मजबूरी में ये छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगले जो सरज़मीन है वो आपको एक किस्म की उम्मीद देती है कि आओ मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें हकूक़ भी दूंगी, तालीम के हकूक़ भी दूंगी, मजहबी हकूक़ भी दूंगी, बुनियादी हकूक़ भी दूंगी। बुर्का पहना है तो वो हाथ अंदर डाला तो मतलब मुझे कुछ लगा है कि कोई चीज़ है, मैंने पेपर, मेरा बुर्का तो खाली था, मैंने वो पेपर निकाला, छोटा सा पेपर था और वो धमकी हमें ख़त था। उसमें ये लिखा हुआ था, तुम लोगों को जो अपने आप को कादियानी कहते हो, हमने बड़ा समझाया मगर नहीं मानते तुम लोग। प्यारी बच्ची तुम अभी छोटी हो, बहुत कहा तुम्हें कि आओ मेरे साथ और चलो दर्स पर, मगर नहीं मानी। आखिरी साल में पर्चे भी छोड़ दिए। बेहतर है मेरी बात मान जाओ और छोड़ दो इस दीन को, वरना खुद जिम्मेदार होगी। मुझे तो ये मालूम है कि कादियानी को मार कर जन्नत में जगह मिलेगी, और जन्नत हासिल करना कौन नहीं चाहता। सोचो इस बारे में, खबरदार कर रही हूँ, उम्मीद है मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगी। आखिर में अर्ज़ है कि 069554 है ना तुम्हारा रोल नंबर।